हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज के क्लास में मैं मोनू कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान में चैप्टर नंबर 30 पढ़ने वाले हैं। सॉरी, चैप्टर नंबर 30 पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर हमारा 31 होगा और ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होने वाला है। और उम्मीद करता हूँ कि 32 चैप्टर में जो हमने 30 चैप्टर पढ़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। तो अभी हम जो क्लास करने जा रहे हैं ये होगा शिक्षा में जो है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की जो है अवधारणा क्या है, इसका संबंध क्या है, इसका तात्पर्य क्या है और ये जो है किस तरह लाभदायक होता है शिक्षा में, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए इसको ये बहुत बड़ा भी चैप्टर नहीं होगा, एक छोटा ही चैप्टर होगा। तो शुरू करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जो है अर्थ क्या होता है, जब इस बारे में हम जानते हैं, देखते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती। यानी जो शारीरिक रोग के निदान और शरीर को सुरक्षित रखने के जो है नियम और उपाय को बताने वाले जो विज्ञान होता है उसको हम जो है वो शरीर स्वास्थ्य विज्ञान कहते हैं। और मानसिक रोगों एवं व्याधियों को जो है दूर करने तथा उसके मन को सुरक्षित रखने के नियमों और उपायों को बताने वाले विज्ञान को हम मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति को जो है मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के जो है उपायों की चर्चा करता है। लैंडिंग्स और बॉल्स के शब्दों में कहा जाए तो मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान मानसिक स्वास्थ्य के निरोध अथवा आरोग्य या फिर दोनों के उपाय का जो है क्रमबद्ध उपयोग है। और ऐसी जो है मान्यता दी गई है किसके द्वारा, तो लैंडिंग्स और बॉल के द्वारा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जो है वह विज्ञान है जिसका संबंध जो है मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण तथा मानसिक रोगों के जो है निरोध से। पीएच महोदय थे और इन्होंने जो है मनोविज्ञान मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की जो है परिभाषा अपने आधार पे दी है। आइए और उसको हम देख लेते हैं उन्होंने अपने आधार पे क्या कहा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान एक शैक्षिक आंदोलन है जिसका संबंध अधिकाधिक जो है कार्य कुशलता एवं सुख प्राप्ति हेतु स्नायु तथा मानसिक विकृतियों के निरोध एवं निराकरण एवं स्वास्थ्यकर जो है व्यक्तित्व से होता है। और इस परिभाषा के जो है वो 5 जो है बिंदु इस परिभाषा से स्पष्ट होते हैं। और उन बिंदुओं को जो है अभी हम पढ़ने वाले हैं, उन बिंदुओं को जो है अभी हम समझने वाले हैं। तो आइए और उन बिंदुओं को हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ताकि हमें बेहतरीन तरीके से समझ जो है वो विकसित हो जाए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। पहला नंबर है कि मानसिक विकृतियों का जो पहला नंबर है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान जो है एक विज्ञान है। दूसरा नंबर है इस विज्ञान का संबंध जो है ये मानसिक स्वास्थ्य से होता है। और तीसरा नंबर है इस विज्ञान का उद्देश्य जो है ये कार्य कुशलता को बढ़ावा देना और ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त करना है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के उद्देश्य क्या है, आइए और इसको देख लेते हैं। क्रो ने जो है मानसिक विज्ञान के जो है 3 प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा की है, जिसमें आ जाता है पहला मानसिक विकृतियों का निरोध। इस विज्ञान का उद्देश्य है कि मानसिक विकृतियों एवं व्याधियों को रोकना और इसका लक्ष्य जो है व्यक्ति को इस योग्य बना देना है कि वह अपने व्यक्तित्व और दैनिक जीवन की समस्याओं को समझकर उनके साथ अनुकूल कायम कर सके, कि वह मानसिक संघर्षों, व्याधियों तथा विकृतियों से अपना बचाव करता रहे। दूसरा नंबर है मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का जो है दूसरा मुख्य उद्देश्य यह है कि मानसिक स्वास्थ्य को जो है सुरक्षित रखना। और यह विज्ञान जो है उन सभी उपायों की चर्चा करता है जिनका उपयोग करके व्यक्ति अपने व्यक्तिगत तथा सामूहिक मानसिक स्वास्थ्य को कायम रख सकता है। इसका कारण यह है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ हो उसके लिए यही बहुत है कि वो अपने स्वास्थ्य को उसी रूप में सुरक्षित रखें। तीसरा नंबर है मानसिक रोग का निराकरण। इस विज्ञान का तीसरा जो उद्देश्य है यह है मानसिक रोग का निराकरण करना। जो व्यक्ति किसी मानसिक रोग का शिकार होकर मन से अस्वस्थ हो चुका हो उसके रोग का निराकरण करके और पुनः मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करना इस विज्ञान का जो है एक प्रमुख लक्ष्य है।
मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, स्वरूप क्या है, आइए और इसको हम देख लेते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है, तो मानसिक स्वास्थ्य जो है संपूर्ण व्यक्तित्व का जो है संवादी मूल्य है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ मानसिक रोग का केवल अभाव नहीं है, बल्कि मानसिक रोग से मुक्ति होने के बावजूद व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं भी हो सकता है। अतः वह मानसिक स्वास्थ्य के लिए मानसिक रोग की अनुपस्थिति के साथ साथ भाव, इच्छा और अभिलाषा, संवेग और जीवन के आदर्शों का जो है संतुलन होना भी आवश्यक होता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या है, तो आत्म मूल्यांकन की भावना उसके अंदर होती है। पता होता है कि उसके अंदर जो एबिलिटी क्या है, क्या नहीं है, क्या सही वो कर रहा है, क्या सही नहीं कर रहा है। दूसरा नंबर आत्मविश्वास। जो मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति होता है वो उसका आत्मविश्वास डोगमाडोल होता है। वो किसी भी काम को जो है 100% मन लगा के नहीं कर सकता। लेकिन जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है वो किसी भी काम को बहुत ही मन से करता है, आत्मविश्वास के साथ करता है और उसके अंदर जो है ये जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस वो पूरा भरा हुआ रहता है और वो जीत के तरफ आगे बढ़ते रहता है। तीसरा नंबर है सहनशीलता। भाई मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सहनशील होगा, थोड़ा बहुत उसके अंदर क्षमता होगी कि वो उन चीज़ों को सहन कर ले जो उसके जो है वो विरोध में हो रही हैं, या फिर जो उसके जो है उन चीज़ों को जो स्वीकृति नहीं देता है। चौथा नंबर है संवेगात्मक परिपक्वता। मानसिक रूप से जो है जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके अंदर जो है क्रोध बहुत कम आता है, थोड़ी बहुत आता है, ऐसा नहीं कि आता ही नहीं है। जैसे कि राम थे तो ऐसा नहीं है कि उनको क्रोध नहीं आता था, लेकिन वो परिपक्व भी थे। इसके बाद आत्मसम्मान। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपना आत्मसम्मान जल्दी नहीं खोता। वो ज़रूरत पड़ने पे लड़ भी पड़ेगा और ज़रूरत पड़ने पे आत्मविश्वास के साथ कोई समझौता वो नहीं करता है और अपने गुण और अवगुण को वो समझता है। ज़रूरत पड़ने पे ऐसा नहीं है कि गलती हो जाए तो भी लड़ पड़े, नहीं, बिल्कुल नहीं। चौथा नंबर है शीघ्र निर्णय। तो भाई जो स्वस्थ व्यक्ति होगा निर्णय लेने में ज़्यादा समय नहीं लगाता है। और सातवां नंबर है शारीरिक स्वास्थ्य की सतर्कता। तो भाई वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो सतर्क रहेगा। इसका रीज़न क्या है कि वो स्वस्थ है और स्वस्थ है तो वो स्वस्थ है बना रहना ही चाहता है और थोड़ा बहुत सतर्कता भी वो बरतता है। आने जाने बाकी सारे क्रियाकलापों में वो लैंगिक जो है उस परिपक्वता, उसके अंदर लैंगिक परिपक्वता आ जाती है और क्या करना है क्या नहीं करना है ये उसके अंदर समझ में आ जाता है। मानसिक विकृतियों का अभाव तो कम हो ही जाएगा क्योंकि वो स्वस्थ है। निश्चित जीवन लक्ष्य उसका जो है एक निश्चित जीवन लक्ष्य होता है। रचनात्मक कार्य भाई वो सीधी सी बात है, क्रिएटिव वर्क्स वो करता है, थोड़े अच्छे अच्छे काम करता है और लोगों को भाता भी है और सामाजिक समायोजन भी वो बेहतरीन तरीके से कर लेता है। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक आइए उसको देख लेते हैं। पहला नंबर है वंश परंपरा। भाई वंश परंपरा रियलिटी है कि मानसिक विकार को थोड़ा बहुत वो कंट्रोल करता है और मानसिक स्नायु जो है संबंधित रोगों के साथ साथ साधारण मानसिक विकृतियों में भी जो है वंश परंपरा का जो है हाथ ये रहता है। बिल्कुल सही बात है कि हाथ रहता है। दूसरा नंबर है पारिवारिक वातावरण। भाई जहाँ पे झगड़ा हो, कलह हो, वहाँ पे एक स्वस्थ मस्तिष्क जो है वो विकसित नहीं हो पाएगा। वहाँ पे जब भी होगा एक विकृत जो है मस्तिष्क से वहाँ पे विकसित होता है। शिक्षालय और समुदाय। तो भाई सीधी सी बात है कि शिक्षालय और समुदाय भी मैटर करता है कहीं पे भी पढ़ने लिखने से लेकर और मेंटल डेवलपमेंट के लिए। और मानसिक रूप से स्वस्थ मेंटल हेल्थ बेहतर हो, हेल्दी हो तो उसके लिए ज़रूरत हो जाता है। इसके बाद शारीरिक और स्वास्थ्य। तो शारीरिक स्वास्थ्य सीधी सी बात है कि अगर जो व्यक्ति स्वस्थ हो उसका जो मानसिक स्वास्थ्य वो भी अच्छा रहेगा और अस्वस्थ हो तो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। मौलिक आवश्यकताओं की जो है संतुष्टि, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो चीज़ों से जो है वो संतुष्ट हो तो फिर वो मानसिक विकृतियों से जो है वो शिकार नहीं होगा। लेकिन अगर वो उन चीज़ों में जो है वो पूरा तरह से संतुष्ट ना हो, जैसे आज के समय में गांजा में हो रहा है, सीरिया में हो रहा है और भी कई सारे जगहों पे हो रहा है जहाँ पे लोग जो हैं वो संतुष्ट नहीं हो रहा है। स्ट्रेस और तनाव में तो उनका जीवन निकल ही जाएगा। उनके बच्चे जो होंगे कई सारे विकृतियों के शिकार हो जाएंगे। मानसिक विकृतियों के प्रति गलत मनोवृत्ति।
तो भाई सीधी सी बात है कि मानसिक विकृतियों के प्रति अगर गलत मनोवृत्ति है, ऐसा ना हो कि किसी का शरीर दुखा है और बोल दिया जाए कि उसके ऊपर भूत का साया है, किसी को मिर्गी आई हो और बोल दिया जाए भूत छुड़ैल आई है, तो ये भी चीज़ें थोड़ी बहुत होती है। इसके बाद जो है मानसिक का स्वास्थ्य और शिक्षा। देखिए शिक्षार्थी जो हैं, हो सकता है अच्छे भी हो सकते हैं, हो सकता है वो विकृति भी उनके अंदर हो सकती है। तो उस स्थिति को समझकर और विद्यार्थी को जो है बेहतर बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो शिक्षक की होती है, और शिक्षक को इन चीज़ों के बारे में बेहतरीन रूप से पता होना चाहिए। मानसिक रूप से जो स्वस्थ शिक्षक होता है उसके लक्षण क्या क्या हैं, आइए और उसको देख लेते हैं। पहला नंबर है व्यक्तिगत विशेषता और दूसरा है व्यावसायिक विशेषता। तो व्यक्तिगत विशेषता पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद व्यावसायिक विशेषता देख लेंगे। तो व्यक्तिगत विशेषताओं में आता है पहला नंबर शिक्षार्थी और अध्यापन में रुचि। तो जो मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षक होगा उस सीधी सी बात है कि उसके अध्यापन में रुचि होगी और बच्चों के साथ वो घुल मिल कर रहना पसंद करता है। सतर्कता, तो भाई गलत चीज़ें ना हो और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, तो गतिविधि जो भी विद्यार्थी करते हैं, प्रशिक्षार्थी करते हैं, उनके प्रति वो सतर्क रहता है। कुशलशीलता और मित्र भाव, सुशीलता भी उसके अंदर होता है और मित्र भाव भी होता है, कुशल भी होता है, तो ये भी चीज़ होता है। और मित्रवता वो विद्यार्थियों के साथ रहता है, खास करके जब वो 10th के बाद वाले क्लासेस करा रहा हो। निष्पक्षता, मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षक होता है भाई वो निष्पक्ष होगा, रियलिटी है, उसको जातीयता से कोई मतलब नहीं है, सांप्रदायिकता से कोई मतलब नहीं है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनसे उसको कोई मतलब नहीं होता। वो निष्पक्ष होता है और अपने पढ़ाने से वो मतलब रखता है। पाँचवा नंबर है सहनशीलता। भाई सहनशीलता बहुत मैटर करता है। कई बार शिक्षक चिड़चिड़ा हो या फिर और भी हो तो वो एक आदर्श शिक्षक नहीं बन सकता, और वो आत्म मूल्यांकन कर सके कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, कहाँ पे मेरी लैकिंग है, कहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ है। इन चीज़ों को वो आत्म मूल्यांकन के ज़रिए सीख सकता है। गलतियों को स्वीकार, तो शिक्षक जो है अगर कोई गलती करता है सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए यार, और सॉरी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। और प्रजातांत्रिक मनोवृत्ति उसके अंदर हो, सुंदर आकृति और शिष्टाचार हो। शिष्टाचार से युक्त तो बहुत ज़्यादा मैटर होता है। विनोद का बोध हो, विनोद भाव उसके अंदर हो। हंसी और ठट्ठा उपहास के उपयोग में जो है की योग्यता उसके अंदर हो। शारीरिक स्वस्थ हो और पाठ्येतर क्रियाओं में जो है वो रुचि लेता हो। तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं उसके लिए बेहतर होती है और एक सफल शिक्षक या फिर मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षक की पहचान होती है। इसके बाद है व्यावसायिक लक्षण या विशेषताएं क्या। पहला नंबर है विषय वस्तु की प्रवीणता। भाई सीधी सी बात है, जो चीज़ वो पढ़ा रहा हो उसमें बेहतर हो। दूसरा नंबर है आपसे कौशल को बढ़ाने की इच्छा। तो भाई अगर शिक्षक जो है स्वस्थ है तो वो अपने कौशल को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, सीधी सी बात है। और पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का अध्ययन भाई ये लगातार जारी हो, चाहे शिक्षक हो शिक्षार्थी हो, हमेशा इसको पढ़ते रहना चाहिए ताकि नॉलेज खुद के अंदर आती रहे, नई नई टेक्निक्स समझ में आती रहे। मिलकर कार्य करने की योग्यता, भाई मिलकर कार्य करने की योग्यता भी उसके अंदर होनी चाहिए, और उत्तरदायित्व की चेतना उसके अंदर होनी चाहिए। अगर कोई कार्य दिया जाए तो उसको बेहतरीन तरीके से निभाने की जो है क्षमता रखता हो। अध्यापन कार्य की ओर रुझान, तो भाई अगर टीचिंग में है तो टीचिंग की तरफ रुझान ना हो तो फिर वो टीचर नहीं कहा जा सकता। अपने व्यवसाय के प्रति सम्मान, तो भाई व्यवसाय के प्रति सम्मानित तो होना ही पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है कि सम्मान हो, जो करने आया है उसमें जो है वो अपना 100% दे। प्रभावपूर्ण अध्यापन विधि, अगर वो इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ाता है तो फिर विद्यार्थी उससे और ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं। नियंत्रण की जो है क्षमता उसके अंदर हो कि कहीं पे कुछ हो रहा है तो उसको भी नियंत्रण वो कर सके, विद्यार्थियों को नियंत्रित कर सके। और संचार प्रभुत्व यानी मास्टरी इन कम्युनिकेशन, तो भाई होना चाहिए। कम्युनिकेशन जिसका बेहतर है वहीं आज बेहतरीन पदों पर बैठा हुआ मिलता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ शिक्षकों के लक्षण क्या क्या हैं, आइए इसको हम देख लेते हैं। पहला नंबर है कि वो अपने जो है अपने आप को सबसे अधिक प्रवीण और बुद्धिमान समझने लग जाता है और इस गलतफहमी में का शिकार हो जाता है कि अब उसे सीखने की आवश्यकता
नहीं है। दूसरा नंबर है वो बुरे स्वभाव का होता है और विद्यार्थियों के साथ उसका व्यवहार अवांछनीय होता है, वह चिड़चिड़े मिजाज का होता है, बात बात पर बिगड़ता है। चौथा नंबर है उसमें चित्त की स्थिरता का अभाव होता है। पाँचवा नंबर है विद्यार्थियों के साथ उसका व्यवहार निष्पक्ष नहीं होता। पाँच छठा नंबर है शैक्षणिक प्रगति संतोषप्रद होने और अच्छे कार्य करने पर बालकों की प्रशंसा तथा उन्हें प्रोत्साहित करने की योग्यता का अभाव ऐसे शिक्षकों में होता है। छठा नंबर है सातवां नंबर मानसिक रूप से अस्वस्थ शिक्षक विद्यार्थियों से नाजायज़ लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। आठवां नंबर है ऐसे शिक्षकों की सहन में जो है सहनशीलता का अभाव होता है। नौवां नंबर है मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षक सदा उदासीन और दुखी नज़र आता है। 10वां नंबर है शारीरिक रूप से वह आकर्षित नहीं होता है। 11वां नंबर है वह शिक्षक गप्पी होता है, पढ़ाने के बजाय बालकों से उलझा हुआ रहेगा। 12 नंबर है वह स्वयं व्यंग्यपूर्ण और निंदापूर्ण जो है व्यवहारों का प्रदर्शन करता है। 13 नंबर है विनोद की चाशनी से जो है वह न स्वयं परिचित होता है, ना ही दूसरों को उनके विनोद से आनंदित होता है। 14वां नंबर है वह अवकाश के पठन पाठन में अवकाश को जो है वो पढ़ने में नहीं गुजारता है, ऐसे ही गुजार देता है। 15 नंबर है वह अपनी कमजोरी और सीमाओं की चेतना उसके अंदर नहीं होती। मानसिक रूप से शिक्षक जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ क्यों बन जाते हैं, आइए उसको देख लेते हैं। जननी कारक भी होते हैं। जननी कारक का मतलब क्या है कि अगर माता पिता उतने बेहतरीन ना हो तो फिर शिक्षक भी तो बच्चा उतना बेहतरीन कैसे होगा, डेवलप कैसे होगा। तो दूसरा नंबर शारीरिक कारक, नींद की कमी, थकान, सुस्ती, चिड़चिड़ापन, विषाद हो तो भाई सीधी सी बात है कि तो दिक्कत हो जाएगा, मानसिक अस्वस्थ। इसके बाद जो है सामाजिक कारक, और सामाजिक कारक का मतलब कि माता पिता के बीच जो संबंध है, ये छोटे बच्चों के बीच संबंध और सामाजिक कारकों में तो यही आता है। जिन शिक्षकों के को जो है बचपन में माता पिता से अत्यधिक तिरस्कार, अधिक प्यार या फिर न्यून प्यार मिलता है यानी कम प्यार मिलता है, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। आर्थिक कारक, पैसा नहीं है तो भी स्थिति खराब है भाई। और शैक्षिक कारक भी है कि भाई वो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली में अगर वो पढ़े हुए हों तो फिर वहाँ से बेहतरीनता उनके अंदर नहीं आएगी। मनोवैज्ञानिक कारक भी उसके होते हैं। शिक्षकों के जो है मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, आइए और इसको हम देख लेते हैं। पहला नंबर है कि मानसिक अस्वस्थता के कारणों की चर्चा करते समय अब बताया जा चुका है कि कुछ व्यक्ति जो है वंशागत पारंपरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, अतः ऐसे व्यक्तियों को जो है शिक्षक के पद पर नियुक्त नहीं किया जाए। दूसरा नंबर है जो शिक्षक अपनी शारीरिक त्रुटियों एवं शारीरिक अस्वस्थता के कारण मानसिक रूप से अस्वस्थ हों, उन्हें चाहिए कि अपने त्रुटियों एवं शारीरिक अस्वस्थता को दूर करने का हर संभव प्रयास करें। तीसरा नंबर है शिक्षालय के अधिकारियों को चाहिए कि वे शिक्षकों को समय पर पर्याप्त वेतन दें ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और आर्थिक कठिनाइयों से उत्पन्न होने वाली शारीरिक और मानसिक व्याधियों से सुरक्षित रहकर और अपने मानसिक स्वास्थ्य को जो है कायम रख सकें। चौथा नंबर है शिक्षालय के अधिकारियों को चाहिए कि वे शिक्षकों के साथ साथ उचित एवं मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें ताकि वे भी विद्यार्थियों के साथ साथ मित्र भाव का व्यवहार कर सकें। पाँचवा नंबर है शिक्षालय में बाल निर्देशित सेवा का आयोजन किया जाए ताकि शिक्षकों को समस्यात्मक बालकों को समझने में जो है सहायता मिल सके। छठा नंबर है समाज तथा समुदाय में जो है शिक्षकों को उचित तथा सम्मानपूर्वक का जो है स्थान दिया जाए ताकि उनकी सेवा को सराहा जाए, ताकि उनका मनोबल ऊंचा से हो सके और अपने जो है व्यवसाय के प्रति सम्मान बढ़ सके। शिक्षकों को उनके संतोषजनक सेवा के लिए पुरस्कार दिया जाए और शिक्षालय में ज़्यादा कदा कभी कभार जो है शिक्षक की जो है शैक्षिक बैठकों का नियोजन भी होना चाहिए। इसके बाद है विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य, बालकों के जो है मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत कैसे बनाया जाए। तो पहला नंबर है प्रभावी, इसमें जो है कुछ लोगों की भूमिका होती है। तो पहला नंबर है शिक्षक की प्रभावी वो भूमिका, दूसरा है उपयुक्त पाठ्यक्रम, तीसरा नंबर है उपयुक्त विद्यालय अनुशासन। आइए और इसको हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या जो है वो काम आता है। पहला नंबर है बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को जो है उन्नत बनाने में शिक्षक की क्या क्या भूमिका है। तो पहला नंबर है शिक्षकों को चाहिए कि वे स्वयं
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के नियमों का पालन करें। दूसरा नंबर है, उन्हें चाहिए कि वे बालकों की आवश्यकताओं को समझें और उनकी संतुष्टि का प्रयास करें। तीसरा नंबर है, शिक्षक को चाहिए वे खासकर छोटे छोटे बालकों के साथ प्रेम और स्नेह का प्रदर्शन करें और उन्हें अपने माता पिता का अभाव न खटके। चौथा नंबर है, शिक्षक को चाहिए वो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, योग्यताओं एवं अभिरुचियों को समझे और उसके अनुसार जो है उनकी शिक्षा की व्यवस्था करें। पाँचवा नंबर है कि शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत के तथ्यों से अवगत होना चाहिए, यानी सभी बालकों के अंदर जो है मानसिक रूप से अलग होते हैं। छठा नंबर है, विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों का जो है व्यंग्यपूर्ण जो है व्यवहार नहीं होना चाहिए। सातवां नंबर है, शिक्षकों को चाहिए कि वे इस बात की कोशिश करें कि बालकों में जो है हीन भावना जो है वो उत्पन्न ना हो। आठवां नंबर है कि किशोर, विशेष रूप से किशोर बालकों के साथ शिक्षक को बहुत ही ज़्यादा नियंत्रित व्यवहार करना चाहिए, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए खास करके। और बालकों को जो है मानसिक स्वास्थ्य बनाने में जो है पाठ्यक्रम की क्या भूमिका होती है। दूसरा नंबर है, पहला नंबर है, पाठ्यक्रम निर्धारण करते समय बालकों की आवश्यकता, अभिरुचि और संवेगात्मक मनोवृत्तियों को जो है ध्यान में रखा जाए ताकि जो है बच्चों का जो है विकास हो बेहतरीन तरीके से हो सके। दूसरा नंबर है, पाठ्यक्रम निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि बालकों की मानसिक क्षमताएं समान मात्रा में नहीं होती है। और तीसरा नंबर है, पाठ्यक्रम को बनाते समय बालकों की तात्कालिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, न कि दूरस्थ आवश्यकताओं को। चौथा नंबर है, पाठ्यक्रम में ऐसे विषय को रखा जाना चाहिए जिनका सीधा संबंध बालकों के जीवन से हो। पाँचवा नंबर है, पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों का चयन ऐसा हो कि उनके बीच धनात्मक सहसंबंध संभव हो सके। छठा नंबर है, पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए ताकि आवश्यकता अनुसार उनमें परिमार्जन तथा परिवर्तन लाया जा सके। सातवां नंबर है कि बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत पठ्येतर क्रियाओं जैसे ड्रामा, खेलकूद आदि की व्यवस्था हो। तीसरा नंबर है, बालकों के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के लिए विद्यालय अनुशासन की भूमिका क्या होती है, आइए और इसको हम देख लेते हैं। पहला नंबर है, शिक्षालय के अंतर्गत अनुशासन की जो है व्यवस्था, ये शैक्षिक सफलता के लिए अनिवार्य है। दूसरा नंबर है, सत्तावादी अनुशासन शिक्षार्थियों के जो है मानसिक स्वास्थ्य के लिए खराब प्रमाणित होना चाहिए होता है, तो फिर इस हिसाब से शिक्षालय में सत्तावादी शिक्षण का तो जगह ही नहीं हो। तीसरा नंबर है, दंड, पुरस्कार और आदि जो है अनुशासन के कई उपकरण हैं, परंतु इससे जो है दंड सबसे अधिक जो है अवांछनीय है, जितना कम से कम हो सके दंड दिया जाना चाहिए। चौथा नंबर है, शिक्षकों को चाहिए कि अनुशासन में पक्षपात तथा जातीयता से काम न ले, क्योंकि इससे कुछ विद्यार्थियों को जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का मौका मिल सकता है। पाँचवा नंबर है, शिक्षार्थियों को अध्ययन में व्यस्त रखना चाहिए ताकि वे वर्ग के भीतर कोई अवांछनीय व्यवहार न कर सकें। तो दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर नंबर 31 और उम्मीद है कि आपको समझ में बेहतरीन तरीके से आया होगा। और एक चैप्टर और बचा है जो पूरे बुक को ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद स्वास्थ्य मनोविज्ञान पढ़ेंगे, काउंसलिंग साइकोलॉजी पढ़ेंगे, एचआरएम पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और भी कई सारी किताबें हैं जिसको पढ़ना अभी बाकी है। पीजी में खास करके तो नेट के लिए तैयारी कहीं कर रहे हैं, तो और भी बेहतरीन तरीके से तैयारी हम लगातार करते ही जाएंगे। चैप्टर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।